नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल कर दी गई है और ये दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से है और उन्होंने दावा किया है कि 1 करोड़ 80 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ वकील ने दावा करने के साथ ही चैलेंज भी किया है कि मोदी सरकार के सदन के पहले सत्र के पहले सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने चुनाव आयोग, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में धांधली हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हेराफेरी हुई है और उनके पास सबूत भी मौजूद है, जिस पर चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब के बीच बवाल मचा हुआ है और बवाल इस बात को लेकर भी मचा हुआ है क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र की एक सीट पर धांधली इतनी तगड़ी हुई है कि चुनाव के अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को एक फोन दिया है जिससे ईवीएम को अनलॉक किया गया है। मुंबई की नॉर्थ सीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ईवीएम के आंदोलन के खिलाफ चेहरा बने और उसी के कर्ता धर्ता भी आप जानते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। ईवीएम को लेकर सबूत भी हैं, उन्होंने इस तरह के दावे भी किए हैं, तो इसलिए उनसे बेहतर इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो मैं 4 PM पर स्वागत करती हूँ महमूद प्राचा जी को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार सर। कई सारे सवाल सर और सोशल मीडिया पे वायरल हैं, इतने सवाल हैं। सबसे पहला तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट है वहां पर सर 48 वोटों से शिंदे गुट का जो प्रत्याशी है वो जीत जाता है और उद्धव गुट का प्रत्याशी हार जाता है। एक बार नहीं 2 बार काउंटिंग होती है। जब तक उद्धव गुट का प्रत्याशी जीतता है तब तक जीता हुआ उसे घोषित नहीं किया जाता है और जैसे ही 48 वोटों से इधर एनडीए का प्रत्याशी आगे निकलता है, जो नतीजे होते हैं उसकी घोषणा कर दी जाती है। इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है और दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर मोबाइल फोन से ईवीएम को अनलॉक किया गया है, तो ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब कुछ ऐसा क्या प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है सर? जो दुर्भाग्य की बात है और जो सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है इलेक्शन कमीशन की वो ये है, और वो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो क्या है कि एक इलेक्शन कमीशन का अधिकारी अपना ऑफिशियल फोन, ये है महत्वपूर्ण बात, अपना ऑफिशियल फोन भारतीय जनता पार्टी के एक जो जो एक तरह से कार्यकर्ता थे, रिश्तेदार थे उन कैंडिडेट के, उनके हवाले कर रखा था। अब जब अपना ऑफिशियल फोन हवाले कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के कार्यकर्ता के पास, रिश्तेदार के पास, तो क्या क्या, और एक तो पकड़ा गया, मतलब कितनी बड़ी एक उनसे एक तरीके से लापरवाही रही होगी, इतना खुल के वो खेल खेल रहे होंगे, तो वो एक पकड़ी गई है। वरना क्या क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के हवाले नहीं कर रखा, इसका अंदाजा लगाइए आप। ये तो पकड़ा गया है, कितनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हवाले की होंगी जिसका पता नहीं लग पा रहा, जिसकी हमने FIR कराई है। कितने उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम्स की चाबियां अवेलेबल कराई होंगी, कितनी जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके हवाले की होंगी कि आप इसको हैक कर लो और या बदल लो। ये है ऑफ द आइसबर्ग जो पकड़ा गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसकी FIR, जिसकी कंप्लेंट हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में की है, उन सभी चीजों की, ईवीएम की गड़बड़ी की असली जो चोरी है पकड़ने का काम हमने किया। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जो हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर ले रखा है ना कि 543 की 543 सीटों पे वो वीडियोग्राफी होगी, उससे एक भी सीट का गड़बड़ घोटाला बच नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग, खुद जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त हैं और उनके दोनों जो मेंबर्स हैं वो, और BEL के ऑफिसर्स, ECIL के ऑफिसर्स और दूसरे पूरे देश में फैले हुए इस प्रकार के ऑफिसर्स, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स हो चाहे दूसरे लोगों, जो अपना फोन और अपनी जो उनकी ऑफिशियल चीजें हैं, जो उनके ऑफिशियल कस्टडी में वस्तुएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के और उनके एलाइज को और उनके दोस्तों को जो हवाले की हैं, यही इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो एक
आईओ साहब को भी दे दिया गया है, सब इंस्पेक्टर साहब को, लेकिन अब पिछले 2 दिन से वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन हम जैसे ही अदालत खुलेगी दिल्ली की, हम कोर्ट में जाएंगे और इसकी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करा के ही मानेंगे, एक एक चोर को पकड़ के मानेंगे जो ये ईवीएम की चोरी कर रहा है। देखा जाए सर तो बहुत बड़ी बात है। अगर नॉर्थ सीट है जो मुंबई की, उसकी बात की जाए तो यहाँ पर रविंद्र वायकर जब तक नहीं जीत रहे थे सर, तब तक नतीजे ही नहीं घोषित किए गए, और जैसे ही वो 48 वोटों से आगे निकले अमोल गजानन से, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं, वैसे ही नतीजे घोषित कर दिए गए। अब आपका कहना है कि चुनाव अधिकारी फोन दे रहा है, ये मामला तो पकड़ में आ गया, और न जाने कितने मामले होंगे जो पकड़ में नहीं आए। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है सर, आपने रिटर्निंग ऑफिसर का अगर जिक्र किया है तो यहाँ पर अनिल मसीह को भी देखने वाली बात है कि अनिल मसीह का भी मामला निकलकर सामने आ गया। ये वो मामला है जो कि निकलकर सामने आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया। न जाने इतने कैसे कितने मामले होते होंगे जो कि निकलकर सामने नहीं आते। अब इसी को लेकर के आपने एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या कुछ हुआ है, हमें बताइए सर कि क्या हो सकता है अब इस मामले में। जो हमने एफआईआर दर्ज कराई है ना, जो, और हमने दिल्ली हाई कोर्ट से वो जो केस में डायरेक्शन ली है, तो इस जो ये ईटीपीपी के वोटों को जो एक तरीके से डिसाइफर करके उनकी जो उनकी ओरिजिनलिटी है उसको डिसाइफर करने का जो प्रोसीजर है, और ये ईटीपीपी के वोट से ही हारे हैं वो। ईवीएम के वोटों से तो वो जीत रहे थे। इसका मतलब ये है कि कम से कम वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते होंगे। कम से कम इसमें उनके 20% वोट ऐड कर लीजिए और 20% बीजेपी के, ये शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है उसके कम कर लीजिए, तो ये नतीजा असली तो वो होगा जो हमारी थ्योरी है। तो आप लगा सकते हैं कि वो 1 वोट से नहीं बल्कि 1 लाख वोट से तो कम से कम जीते ही होंगे। उसके बाद भी उन्होंने ये ईटीपीपी, पहले जो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं वो 2100 वोटों से जीत रहे थे, 2100 वोटों से, फिर उसको दोबारा रिकाउंटिंग करवाई गई है और दोबारा के बाद तिबारा रिकाउंटिंग करवाई गई है, तब जाके कहीं शिंदे गुट के वो 48 वोटों से आगे निकले। और इसी प्रकार से जो विपक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स की जानकारी है जिन्होंने एड़ियां रगड़ ली चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने कि हमारी प्लीज रिकाउंटिंग करा दीजिए, एक बार करा दीजिए, और उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है पिटीशन डालने। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनकी ये गुहार, जो उनका कानूनी हक है दोबारा काउंटिंग कराने का, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो गड़बड़ घोटाला करना था वो हो चुका था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स और उनके मित्रों के और उनके एलाइज के कैंडिडेट जीत चुके थे। तो वहां बिल्कुल रिकाउंटिंग नहीं कराई। उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट आप देख रही हैं कि 2 बार कराने की भी चेष्टा की गई है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये है चोरी। और फिर चुनाव आयुक्त ये बोलते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, अपने फोन नहीं, अपनी एक तरीके से व्यक्तित्व ही हवाले कर दिया। आप मोबाइल फोन बता दीजिए प्रियंका जी, आप अपना मोबाइल फोन किसी को देंगी? किसको देंगी? जो आपका अपना होगा, जिसपे आप पूरी तरीके से भरोसा करती होंगी। वरना मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है, व्यक्ति किसी को नहीं देता है अपना, और वो भी ऑफिशियल मोबाइल फोन। तो ईवीएम की तो बात ही क्या है, बाकी सब चीजें तो वैसे ही हवाले कर रखी हैं बीजेपी के। यही बात तो हम कह रहे हैं। राजीव कुमार जी ने सब अधिकारी जो उनके काबू में है उनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि सब कुछ हवाले है भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के। यही तो हमारी कंप्लेंट है, जिसका एक सबूत ये भी आ गया, और सैकड़ों सबूत आए हैं वैसे भी, और सैकड़ों सबूत आए हैं तो इसका मतलब करोड़ों सबूत थे जो नहीं आए सामने। एक ऐसा भी बच्चा आया है जो कि बूथ कैप्चर कर रहा था, एक नाबालिग बच्चा। यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है सर, फोन क्या बड़ी बात है जब ईवीएम हवाले कर दी जाए। कई वीडियो निकल कर सामने आए, 1 बार नहीं 8 बार भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट किया जा रहा है। एक वीडियो गुजरात से भी निकल कर सामने आया था, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया था बूथ को। फिर जब वीडियो निकल कर सामने आया तब वहां पर फिर से री इलेक्शन करवाए गए। तो जब वीडियो निकल कर सामने आते हैं या फिर ऐसी खबरें निकल कर सामने आती है तब एक्शन होता है। आपका भी कहना है कि ये तो वो सबूत है जो निकल कर सामने आ गए। आपने खुद दावा किया कि मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं जिसमें सील को तोड़कर वोटों को मैनेज किया गया है। तो क्या कहेंगे सर? वीडियोग्राफिक सबूत है जो हमने वीडियो बनाई है जिसकी। हाँ। ये तो वो है। और चुनाव आयुक्त ने जब अभी किसी ने एनालिसिस की थी अखबार में, किसी जर्नलिस्ट ने,
तो उसमें यह आया कि 99% सीटों पे जो वोट पोल्स हैं और वोट जो काउंटेड हैं 17C, और इसमें फर्क है 538 करीब सीटों पे। तो चुनाव आयुक्त ने क्या, उसका एक प्रेस नोट निकाल के जारी किया है कि वो कई बार ऐसा होता है कि उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा काउंटिंग में फर्क पड़ जाता है, मॉक पोल्स कोई गिन लेता है मॉक पोल। तो ये चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, ये नहीं कहा। ये देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 99% सीटों पे एग्जैक्ट वोट निकले हैं, ये चुनाव आयुक्त ने अभी तक नहीं कहा है। घुमा फिरा के शेरो शायरी करके बात को टालेंगे, भटकाएंगे लोगों को। सीधे सीधे जवाब देना, एक रिपोर्ट है और उसका सीधा जवाब देंगे जी ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ है ये, कोई 99% सीटों पे एक भी वोट का फर्क नहीं हुआ है, क्योंकि ईवीएम से तो एक वोट का भी फर्क हो ही नहीं सकता जी। एक वोट से तो ये मुंबई की सीट जीत रहे थे ना वो एक वोट से। और चुनाव आयुक्त तो कहता ही है ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट लाने वाली मशीनें हैं, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं इन्हें। तो अब इस पे 538 सीटों का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पे चुनाव आयुक्त सीधे क्यों नहीं कहता कि नहीं ये बिल्कुल झूठी खबर है, एक भी वोट का हेरफेर किसी ना वोट पोल्स और काउंटेड में नहीं हुआ। बोले ये सीधे सीधे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने झूठे एफिडेविट फाइल किए हैं ना, और हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी पिटीशंस पे भी, वो सब हमने चोरी पकड़ के अपनी कंप्लेंट में दर्ज करा रखी है कि ये झूठे एफिडेविट भी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम पकड़ेंगे इन्हें, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान इन्हें छोड़ेगा नहीं, भारत का कानून छोड़ेगा नहीं। सर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि पूरे देश में 80 सीटें जो जीती है भारतीय जनता पार्टी, अगर उसके टोटल रिजल्ट में 80 सीटें घटा दी जाए तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ 210 सीटें जीते हैं। इंडिया गठबंधन 310 सीटें जीता है। 80 सीटों पर धांधली हुई है, चोरी हुई है, बेईमानी हुई है, और ये लोगों ने ये 80 सीटें पूरे देश भर में हैक की है, या यूं कहें एक तरीके से चोरी की गई। इस पर क्या कहेंगे सर? बयान निकलकर सामने आया है कि 80 सीटें कम होनी चाहिए थी, ईवीएम चोरी कर। आप मेरा स्टैंड शुरू से देखिए, अगर ये चुनाव ईवीएम के माध्यम से ना होते तो भारतीय जनता पार्टी की 40 से 50 सीटों से ज्यादा नहीं आती। अब ये सब बड़े नेता हैं, शर्मा शुर्मी बोलते हैं, सिविलिटी इनकी जो है ना वो छलक छलक के सामने आती है, ये पूरा सच बोल ही नहीं पा रहे हैं अभी भी, पर धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती जा रही है। पहले ये कम सीटों के बारे में बोलते थे, अब कम से कम 80 सीटों पे आ गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 240 सीटें आई हैं, इसमें से आपको 40 या 50 सीटें छोड़ के 190 सीटें तो कम से कम घटानी ही पड़ेंगी। ये जैसे जैसे नेता, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, संभ्रांत तरीके से बात कर रहे हैं, अभी बहुत रुक रुक के संभल के बात कर रहे हैं, और वो अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे ये डीपर डिग करेंगे, यानी कि चीजों को और कुरेदेंगे, तब इनकी असलियत समझ में आएगी कि किस प्रकार से लार्ज स्केल हेराफेरी हुई है, चुनाव में घपला हुआ है, और ईवीएम उसका एक मुख्य स्वरूप है घपला करने का। इसके अलावा भी घपले करने के बहुत तरीके हैं, उसके लिए भी हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं कानूनी, अभी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, परंतु ये एक मुख्य तरीका है, वरना 40 और 50 मैक्सिमम है ये बीजेपी की। मैं उनके एलाइज की बात नहीं कर रहा हूं, 40 या 50 मैक्सिमम बीजेपी की सीटें हैं। जितना जितना हम रिसर्च करते जाएंगे ये तथ्य उभर के बाहर आता जाएगा, और चुनाव आयुक्त जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इस चोरी में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। सवाल तो खड़े होते हैं सर, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई उसपे सीएसजीएस सर्वे भी अगर जोड़ लिया जाए तो ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम हो गया है। और जहां तक बात रही मोदी सरकार पर भरोसे की, वो भी घटा है। महंगाई और एलन मस्क, जो बात हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं, एक एलन मस्क साहब ने भी कह दी वो बात। क्यों कह दी? कि वही सच्चाई है। और उसके बाद राजीव चंद्रशेखर जी, मैं उनसे सीधा सवाल करता हूं राजीव चंद्रशेखर जी से, आपने अगर कोई ऐसा मशीन इजाद कर ली है जो हैक नहीं हो सकती, जो मैनिपुलेट नहीं हो सकती, तो राजीव चंद्रशेखर जी आपको नोबेल प्राइज तो वैसे ही मिल जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। ये जो मशीनें बनाई हैं आपने, चुनाव आयोग को चाहिए इसको तो कमर्शियली सेल करें पूरे दुनिया में। और उसके बाद जो भारत की, जो मोदी जी की एक जो इच्छा है ना, जो बताते हैं, पता नहीं है या नहीं है, कि भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, इतना तो हम एक्सपोर्ट ही कर लेंगे ईवीएम मशीनों को। मगर ये
पॉसिबल नहीं है। ये अपने मित्र जो है ना इनके, जो मोदी जी के बहुत सारे मित्र हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मित्र हैं, जो बताते हैं, जो अमेरिका में जो बाइडेन साहब इनके मित्र हैं, उनको मोदी जी फोन करके बोले कि हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जो हैक नहीं हो सकती और जो मैनिपुलेट नहीं हो सकती, आप हमसे मशीनें ले लो, हम आपको दे देंगे। जैसे हमने कोविड वायरस की जो वैक्सीन दी थी सारी दुनिया को, वैसे दे देंगे। कितने पैसे कमाएगा भारत, हमारी तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा लोगों को ईवीएम मशीन बनाने का। तो ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे ही वो फोन करेंगे, वो सामने से लोग मजाक उड़ाएंगे, आप लोग क्या सुबह सुबह कुछ नशा तो नहीं करते, ऐसी बातें कर रहे हैं। समझने वाले समझते हैं, जो संभ्रांत देश है, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली देखा जाए तो बिल्कुल पावर्ड है, एम्पावर्ड है, जो चाहे वो कर सकते हैं। वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, एलन मस्क चुनाव के दौरान, पाकिस्तान में वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ जी, वो ये कह रही है कि ईवीएम का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे धोखाधड़ी करना वो और ज्यादा चाहते हैं वहां के इलेक्शंस में। तो मोदी जी की एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान तक तो जरूर चल जाएगी, क्योंकि उन्हें भी अपने इलेक्शन में धोखाधड़ी करानी है। तो वो मोदी जी से और चुनाव आयोग से जरूर सीखेंगे, बाकी कोई देश नहीं सीखना चाहेंगे धोखाधड़ी की मशीनों के बारे में। सही बात है सर, क्योंकि एलन मस्क का भी बयान निकल के आना, वो भी इस टाइम अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एलन मस्क तो एलन मस्क ने साफ साफ कहा है एक बात, वो बहुत ध्यान से सुनिए, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, पेपर बैलेट ही सही सेफ तरीका है। जी, एक बार अपने दर्शकों को बयान भी पढ़ के सुनाई देते हैं सर। कहना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए, इसमें हैक होने का जोखिम है, तो खत्म कर देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एलन मस्क का कहना है, बयान निकलकर सामने आया। फिलहाल सर सबसे बड़ा एक और खबर, मस्ट डाई, ये निकल के आया और मोदी जी के लिए है ये। अगर ईवीएम मरेगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जी जी जी। अब सर एक मेन पॉइंट पर भी आ जाते हैं, एक और खबर निकलकर सामने आई है, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगा दी गई है कि 1,80,00,000 का अंतर आया है। 24 मई को नरेंद्र मिश्रा जी ने दावा किया है, सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, कि 24 मई को उन्होंने याचिका लगाई थी और उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आया है तो उन्होंने कुछ डेटा निकाला है। उस डेटा में उन्हें ये पता चला है कि 1,80,00,000 वोटों का हेरफेर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका लगाकर सुनवाई की मांग की गई है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है, मोदी सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि सदन के सत्र के पहले ही आप पर एक्शन हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें पहले मेरा अपना ओपिनियन है, मिश्रा जी भी एक वकील है, मैं किसी वकील को अपनी सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से हमेशा नुकसान होता है। 40 केस ईवीएम के बारे में जो फाइल हुए थे वो हारे गए। उसकी वजह यही है कि एक तो इंपेरिकल डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं लोग और एकदम से चले जाते हैं। तो अगर 1,80,00,000 वोटों का कोई इंपेरिकल डेटा मिश्रा साहब ने किया भी है तो उसके दूसरे बहुत सारे तरीके हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाना मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट खुद भी बार बार ये कहती है कि सब केसेस सीधे हमारे पास नहीं आने चाहिए, दूसरे हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां भी जाना। हमने भी देखिए पहले एक प्रॉपर प्रोसीजर इख्तियार किया है, हमने कंप्लेंट कराई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे तो एक आखिरी बात हो जाती है, उसके ऊपर तो फिर भगवान और अल्लाह ही, तो वहां पे फिर रास्ता नहीं बचता है। और नीचे जो हम जैसे लोग मेहनत करके धीरे धीरे चीजों को काबू कर रहे हैं और चुनाव आयोग की चोरियां पकड़ रहे हैं, उनको भी बड़ा धक्का लगता है। अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है तो हमारी कोशिशों पे भी बड़ा धक्का लगता है। खैर, मिश्रा जी ने डाली है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इंपेरिकल डेटा और ऐसा डेटा जिसको चुनाव आयोग झूठा ना कह सके तभी डाला, क्योंकि रिट पिटीशन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रियंका जी ये होती है समझने की, दोनों पक्ष अगर किसी बात को ये कहते हैं कि ये बात हम दोनों मानते हैं, दोनों पक्ष मानते हैं, मतलब सारे जो चुनाव केस लड़ रहे हैं वो सारे पक्ष किसी एक चीज को ये कहते हैं कि हम इसको मानते हैं, हम इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं करते, ऐसे रिट पिटीशंस को ही सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है, तभी फैसला करती है। अगर आपस में इसी बात की लड़ाई हो कि हम इस सामने वाले तथ्यों को नहीं मानते जो सामने वाली पार्टी बता रही है, तो रिट पिटीशन में ऐसे केसेस का डिसीजन नहीं होता है आमतौर पे। तो बहुत ही सोच समझ के रिट पिटीशन लगानी चाहिए, मेरा यही सलाह होगी। लेकिन अब लगा दिए तो जो भी होगा हम लोग
देखेंगे अब किस प्रकार से इसको निपटते हैं, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो आपने लगा दी है सर एफआईआर, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी पहुंच गई है, एक्शन की दरकार है। अब एक्शन होगा या फिर कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वोटों में धांधली की और जिस तरीके की बातें की जा रही है, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, कम से कम चुनाव आयोग को इस पर जवाब तो दे ही देना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब जवाब नहीं दिया जाता है तो शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, जो सवालों के आपने हमें जवाब दिए, हमारे दर्शकों को समझाया है कि क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा। नमस्कार सर। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी, जिन्होंने आपके एक एक सवाल का, जो आपके मन में उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दिया है। और इन जवाबों के साथ उन्होंने कह दिया है कि हमने एफआईआर कर दी है, लेकिन ये एफआईआर एक प्रोसेस है। पहले एफआईआर होती है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है, इससे केस हल्का हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहुंची है, नरेंद्र मिश्रा ने उधर याचिका लगाई है, वहीं दूसरी तरफ इधर महमूद प्राचा जी ने एफआईआर लगाई है। तो एक्शन की मांग की जा रही है और इन सब एक्शन के बीच वीडियो निकलकर सामने आए हैं, खबरें निकलकर सामने आई हैं कि चुनाव अधिकारी ने अपना फोन ही उठाकर भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार को दे दिया है। अब फोन तो जब्त हो गया है, अब उसकी जांच हो रही है। अब जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये खबरें हैं ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कह दिया है कि 80 से ज्यादा सीटों पर पूरे देश में धांधली हुई है। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो इंडिया को 310 और एनडीए को 210 सीटें आती। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर, इस पूरी बातचीत पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ स्वर अब मुखर हो रहे हैं, क्या आगे आने वाले चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे? और अगर होंगे तो इन सवालों के जवाब, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके जवाब आखिर कौन देगा? तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या एक्शन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त एक्शन लेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।